नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने की ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक से बात, कहा भारत विरोधी तत्वों पर ले एक्शन। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि भारत के मिशन से दम तोड़ेगा ड्रैगन, चीन को फटकने के लिए गुजरात कर्नाटक बनेंगे हथियार। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि भारत का राफेल पहली बार विदेशी धरती पर ताकत दिखाने को तैयार, चीन पाकिस्तान की गुम होगी हेकड़ी। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि राष्ट्र प्रथम देशवासी प्रथम, इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती हैं। एम्स का उद्घाटन करने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह बोले बम धमाकों का सेंटर बन चुका है बंगाल, 2025 से पहले गिर जाएगी ममता सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। साथ इस प्रकार की रोज की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। भारत विरोधी तत्वों पर ले एक्शन, पीएम मोदी ने की ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक से बात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिटेन के अपने समकक्ष ऋषि सुनक के साथ टेलीफोन पर बात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की। पीएम मोदी ने ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक मिशन की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और सुनक से भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया। पीएम मोदी ने वांछित आर्थिक अपराधियों की वापसी को लेकर प्रगति रिपोर्ट भी मांगी और प्रधानमंत्री सुनक ने भारत मौजूदा G20 अध्यक्षता के लिए ब्रिटेन के पूर्ण समर्थन को दोहराया। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने बैसाखी की पूर्व संध्या पर सुनक को बधाई भी दी। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने भारत यूके रोड मैप 2030 के हिस्से के रूप में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा की। और दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के इस मिशन से दम तोड़ेगा ड्रैगन, चीन को पटकने के लिए गुजरात कर्नाटक बनेंगे हथियार। जी हां दोस्तों, भारत अब एक ऐसे मिशन की शुरुआत कर चुका है जो आने वाले दिनों में चीन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इस मिशन की शुरुआत गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु से भी हो चुकी है। वास्तव में भारत सरकार अपने सेमीकंडक्टर मिशन को सफल बनाने के लिए देश में सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है और इन कंपनियों को लुभाने के लिए कंपनियों ने उन जरूरतों के बारे में पूछा जा रहा है जो सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने के लिए जरूरी है। मौजूदा समय में ताइवान दुनिया का 90% सेमीकंडक्टर का निर्माण करता है। कोविड के कारण चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर के निर्माण में काफ़ी बाधा पहुंची थी और दुनिया के कई सेक्टर, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। जानकारी के अनुसार भारत सरकार के अधिकारी अल्ट्रा प्योर कॉपर, एल्युमिनियम, पानी और गैस जैसे उद्योगों से जुड़े लोगों से मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग से उन तमाम बातों और आवश्यकताओं को समझने का प्रयास किया जा रहा है जिससे सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने में मदद मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी की माने तो इन कंपनियों के प्रतिनिधि पहली बार फरवरी में गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रस्तावित सेमीकंडक्टर यूनिट्स की साइट्स का दौरा करने आए थे। अधिकारियों के अनुसार इनमें से कुछ कंपनियों के अधिकारियों ने पिछले महीने फिर से इन साइटों का दौरा किया और इनके साथ केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भी थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत का राफेल पहली बार विदेशी धरती पर ताकत दिखाने को तैयार, चीन पाकिस्तान की गुम होगी हेकड़ी। जी हां दोस्तों, भारत का राफेल लड़ाकू विमान पहली बार किसी विदेशी जमीन पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। पिछले साल जुलाई में ही भारत को 36 राफेल विमानों की आपूर्ति पूरी हुई थी, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने राफेल के 2 स्क्वाड्रन को अंबाला एयरफोर्स बेस और हाशिम आरा एयरफोर्स बेस पर तैनात किया था। अब इनमें से 4 राफेल विमान मॉन्ट डी मॉर्सन मिलिट्री बेस पर आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास ओरियन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस रवाना होंगे। भारतीय वायुसेना राफेल लड़ाकू विमानों के साथ 2 C-17 ग्लोबमास्टर 3 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट, 2 इल्यूजन IL-78 रिफ्यूल एयरक्राफ्ट और 165 वायु योद्धाओं की एक टुकड़ी भेज रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राष्ट्र प्रथम देशवासी प्रथम, इसी भावना से हमारी नीतियां होती हैं तय। एम्स का उद्घाटन करने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पूर्वोत्तर के पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स गुवाहाटी के साथ ही 3 चिकित्सा महाविद्यालयों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा उन्होंने असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया और पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड
वितरित करके आपके द्वारा आयुष्मान अभियान की शुरुआत की। दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकारों में नीति, नियत और निष्ठा किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती हैं और इसीलिए हमने वोट बैंक की बजाय देश की मुश्किलों को कम करने पर ध्यान दिया है और हमने लक्ष्य बनाया है कि हमारी बहनों को इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े। हमने तय किया कि किसी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज ना टालना पड़े। हमने प्रयास किया कि हमारे गरीब परिवारों को भी घर के पास ही बेहतर इलाज मिले। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले बम धमाकों का सेंटर बन चुका है बंगाल, 2025 से पहले गिर जाएगी ममता सरकार। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह ने शुक्रवार को बीरभूम जिले के सिउड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार और तृणमूल कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 से पहले ही ममता बनर्जी सरकार गिर जाएगी और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में राज्य में भाजपा 35 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। शाह ने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि वो चाहती हैं कि दीदी बंगाल की जनता के लिए काम नहीं करती। उनका लक्ष्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है, उनका एकमात्र लक्ष्य अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। बंगाल का अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। रामनवमी पर बंगाल में हुई हिंसा को लेकर घेरते हुए शाह ने कहा कि तृणमूल की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण रामनवमी की शोभा यात्राओं पर हमले की हिम्मत बढ़ी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आप 2024 के चुनाव में भाजपा को 35 सीट जिता दें और राज्य में हमारी सरकार बना दें। रामनवमी के जुलूस पर फिर हमले की किसी में हिम्मत नहीं होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर भारत के इन राज्यों में होगी जमकर बारिश। अगले हफ्ते के मौसम पर यह है आईएमडी का अपडेट। जी हाँ दोस्तों, देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी का टॉर्चर शुरू हो गया है। नई दिल्ली से लेकर उड़ीसा तक हर राज्य में तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के लिए तो हीट वेव की बात कही है। हालांकि बढ़ते तापमान के बीच मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी की है। 15 अप्रैल की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आएगा और इस कारण से बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 15 अप्रैल से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में बारिश का ये सिलसिला 19 अप्रैल तक जारी रह सकता है। वहीं पंजाब और हरियाणा में अगले हफ्ते से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 17 से 19 अप्रैल के बीच हरियाणा और पंजाब में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश के आखिरी छोर पर भी चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का जाल तेजी से फैल रहा है। अजमेर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ ही देश में अब तक इस कैटेगरी की 15 ट्रेनें लॉन्च हो चुकी हैं और अब देश के आखिरी छोर कहे जाने वाले केरल में भी वंदे भारत चलाए जाने की तैयारी है। शुक्रवार को यहां ट्रायल के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच पहुंच गए हैं और 25 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन तिरुवनंतपुरम से कुन्नूर के रास्ते पर चलेगी। 22 अप्रैल को इसका ट्रायल होना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2024 में हमें 35 सीटें दीजिए, ममता सरकार उखाड़ देंगे। बंगाल में अमित शाह बोले दीदी आपका भतीजा सीएम नहीं बनने वाला। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद पहली बार शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह वीरभूम पहुंचे। उनका दुर्गापुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद उन्होंने भाजपा कार्यालय की आधारशिला रखी और बेनी माधव स्कूल मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने बंगाल में घुसपैठ का जिक्र करते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बंगाल को दीदी भतीजे के संत्रास से मुक्ति दिलाने का एकमात्र रास्ता भाजपा है। घुसपैठ रोकने का एकमात्र रास्ता भाजपा है। गौ तस्करी रोकने का एकमात्र रास्ता बीजेपी ही है। और उन्होंने कहा कि 2024 में हमें 35 सीटें दिलवा दीजिए। 2025 की कोई ज़रूरत नहीं होगी। 2025 से पहले ममता की सरकार गिर जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर गृह मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की तुष्टीकरण राजनीति के कारण ही लोगों की रामनवमी पर हमला करने की हिम्मत बढ़ी। एक बार राज्य में भाजपा की सरकार बन गई तो किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि वो रामनवमी के जुलूस पर हमला कर सके। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जी द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को दीदी प्रदेश के गरीबों तक पहुंचाने नहीं देती और आयुष्मान योजना से आज भी आपको दूर रखा जा रहा है। एक बार बीजेपी को जीत दिलाइए, 5 लाख रुपए तक की आयुष्मान योजना का लाभ प्रदेश की जनता को भी मिलेगा।
वहीं दोस्तों अमित शाह ने कहा कि दीदी ने इतने घोटाले किए कि ईडी को करोड़ों रुपए ट्रकों में भर कर ले जाना पड़े और अब इन भ्रष्टाचारियों को मोदी जी ने जेल में डाला तो वो कह रही हैं कि अत्याचार हो रहा है। बंगाल के लोगों को नौकरी के पैसों का घोटाला करने वालों को जेल में डालना क्या अत्याचार है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी के बुलाने पर कश्मीर आ रहे हैं 20 देश, छाती पीट रहा है पाकिस्तान। चीन भी भारत के बढ़ते कदम से है परेशान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में G20 बैठक की मेजबानी के भारत के फैसले पर नाराजगी जताई है। हालांकि G20 का सदस्य वो नहीं है, फिर भी पाकिस्तान अगले महीने श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित करने के भारत के फैसले से नाखुश है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि लेह और श्रीनगर में युवा मामलों पर G20 सलाहकार मंच की 2 अन्य बैठकों का कार्यक्रम सामान्य रूप से निराशाजनक है। भारत के किसी भी कदम से पाकिस्तान जैसे आतंकवाद के पनाहगाह मुल्क का विफरना हैरानी भरा तो कतई नहीं है। वैसे देखें तो पाकिस्तान इस बात से बौखलाया हुआ है कि दुनिया के ताकतवर मुल्क के नुमाइंदे मोदी के एक बुलावे पर कश्मीर में आकर बैठक करेंगे और उसी कश्मीर में जिसका रोना वो विश्व के हर मंच पर रो चुका है और हर जगह से उसे फटकार और दुत्कार के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में ही ये मुमकिन है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान को 2 टूक। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग करेंगे G20 की बैठक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसके तहत अलग अलग हिस्सों में लगातार बैठकें की जा रही हैं। G20 की बैठक के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और लद्दाख में भी आयोजित होनी है और इसको लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसी पर अब भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है और भारत ने पाकिस्तान को 2 टूक कहते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारा अभी और अविभाज्य अंग है। इसी के साथ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ये G20 कार्यक्रम बैठकें पूरे भारत में, भारत के हर क्षेत्र में आयोजित की जा रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ऐसी बैठकें आयोजित करना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि हमने हमेशा उन्हें भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग माना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत आज अपनी सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला कर सकता है, जयशंकर बोले, मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जो ताकतें दशकों से भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद में लिप्त हैं वो अब जानती हैं कि ये एक अलग भारत है जो उन्हें जवाब देगा। 12 अप्रैल की भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जयशंकर ने देश के एक नए भारत में परिवर्तन के बारे में बात की और अपनी सीमाओं पर भारत के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि आज लोग एक अलग भारत देखते हैं जो खड़े होने को तैयार है और भारत जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करेगा, चाहे वो उरी हो या चाहे वो बालाकोट हो। वो 2016 में पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद के उग्रवादियों द्वारा भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर किए गए उरी हमले और पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय युद्धक विमानों द्वारा आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर किए गए 2019 के बालाकोट हवाई हमले का जिक्र कर रहे थे। दोस्तों, जो ताकतें दशकों तक भारत के खिलाफ सीमा पर आतंकवाद में लिप्त रही हैं और जिसे भारत ने सहन किया, उन्हें अब पता चल गया है कि ये अलग भारत है और यही भारत उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हम रूस से भी सस्ता तेल देंगे, इस्लामिक देश ने भारत को दिया तगड़ा ऑफर। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के साथ युद्ध के असर के चलते पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध के कारण रूस भारत को सस्ता तेल बेच रहा है। भारत कुल आयात का 80% से ज़्यादा तेल आयात करता है और रूस से रियायत पर मिल रहे तेल के चलते भारत फिलहाल रूस से ज़्यादा सौदा कर रहा है। रूस से पहले भारत इराक से भारी मात्रा में तेल खरीदता था। रूस के तेल के बाजार में आने से इराक को बड़ा झटका लगा है और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। ऐसे में सस्ते तेल से निपटने के लिए इराक ने भी भारत को सस्ती कीमत पर तेल बेचने का फैसला किया है। रूस से भारत का कच्चा तेल का आयात मार्च में बढ़कर 16.4 लाख बैरल प्रतिदिन की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है और इस तरह रूस से भारत का तेल आयात इराक की तुलना में 2 गुना हो गया है। ऊर्जा की खेप पर निगाह रखने वाली वाटेक्सा के अनुसार यहां पर रूस लगातार 6ठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है और भारत के कच्चे तेल के आयात में
रूस का हिस्सा 1/3 से अधिक है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रोजगार मेले में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी 71,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला का उद्घाटन किया और 71,000 कर्मियों को नई भर्तियों के नियुक्ति पत्र बांटे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्मियों को संबोधित किया और कहा कि 70,000 से ज़्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आप सभी को बधाई। एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है और बुधवार को मध्य प्रदेश में 22,000 से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने की अर्थव्यवस्था है। आज का नया भारत जिस नीति और रणनीति पर चल रहा है उसने देश में कई संभावनाओं और अवसरों के दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के सामने कई सेक्टर खुल गए हैं जो 10 वर्ष पहले युवाओं के सामने उपलब्ध नहीं थे। स्टार्टअप हमारे सामने उदाहरण है। इसको लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सोच और अप्रोच स्वदेशी अपनाने और वोकल फॉर लोकल से ज़्यादा है और ये सीमित दायरे वाला मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत गांव से लेकर शहरों तक रोजगार के आंकड़े अवसर पैदा करने वाला अभियान है। दोस्तों उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत गांव से लेकर शहरों तक रोजगार के करोड़ों अवसर पैदा करने वाला अभियान है। और पीएम मोदी ने कहा कि आज आधुनिक सैटेलाइट से लेकर सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक भारत में ही निर्मित हो रही है। भारत की टॉय इंडस्ट्री का उदाहरण आपके सामने है और दशकों तक भारतीय बच्चे विदेशी खिलौने से खेलते थे। उनकी क्वालिटी ना तो अच्छी थी और ना ही भारतीय बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। उन्होंने आगे कहा कि हमने आयात होने वाले खिलौनों के लिए क्वालिटी पैरामीटर तय किए और स्वदेशी इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। 3-4 लाख में ही टॉय इंडस्ट्री का कायाकल्प हो गया और रोजगार के नए अवसर तैयार हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारतीय सेना को अब आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी। पीएम मोदी का ऐलान, देश में ही बनाए जाएंगे 300 से ज़्यादा हथियार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 कर्मियों को नई भर्तियों के नियुक्ति पत्र बांटे। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस दौरान कर्मियों को संबोधित भी किया और पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने इसी के साथ ऐलान किया कि भारत में सेना को भी आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने सेना के साथ 300 से ज़्यादा ऐसे साजो सामान और हथियारों की लिस्ट तैयार की है जो अब भारत में ही बनाए जाएंगे और भारत की इंडस्ट्री से ही खरीदे जाएंगे। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारें देश के निर्माताओं पर भरोसा नहीं करती थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की समीक्षा को लेकर अमित शाह ने की बैठक। एलजी और एनएसए भी हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, गृह सचिव अजय भल्ला, डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह और एमएचए व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। अमित शाह को केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सुरक्षा अधिकारियों की ओर से जम्मू कश्मीर में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई और पीटीआई के सूत्रों ने कहा कि नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में स्थिति, सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाने के प्रयासों पर भी बैठक में चर्चा हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झुलझुलाएगी गर्मी। बिहार और बंगाल समेत इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 2-3 दिनों में पूरे देश में गर्मी अपना कहर बरसाएगी। देश के मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को मौसम के मिजाज को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। वो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों में लू चलने के आसार हैं और उधर दूसरी तरफ मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में अप्रैल से जून तक अधिकतम तापमान के सामान्य से अधिक होने की भविष्यवाणी कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार ने उठाया ऐसा कदम, चीन और पाकिस्तान दोनों तिल मिलाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन से सीमा विवाद के बीच भारत इसी साल G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है और इसी कड़ी में भारत चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए आगामी G20 और Y20 की बैठक लेह और श्रीनगर में आयोजित कर
रहा है। ये बैठक 26 से 28 अप्रैल और 22 से 24 मई को आयोजित होगी। श्रीनगर और लेह में होने वाली G20 और Y20 की बैठक से पाकिस्तान को एक बार फिर मिर्ची लगी है। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बॉडी की सदस्यता का फायदा उठा रहा है, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि चीन भी इस बैठक का बायकॉट कर सकता है। 3 साल पहले भारतीय सुरक्षा बलों ने लद्दाख में LAC के पास पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों को भारी संख्या का पता लगाया था। चीन ने इससे पहले 26 मार्च को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में हुई G20 की प्रतिनिधियों की बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ड्रैगन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ भारत के साथ आया जापान, कहा मुकाबले की तैयारी करो, ठोक दो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन सीमा विवाद के बीच जापान के एक जानकार ने भारत का समर्थन किया है और कहा है कि चीन विस्तारवादी नीति अपनाता है, इसीलिए भारत को चीन के क्षेत्रीय दावों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और उनकी ये टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब चीन ने भारतीय क्षेत्र पर भी दावा किया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। हडसन इंस्टीट्यूट के फेलो सोटेरू नगाओ ने कहा कि पड़ोसियों के साथ बीजिंग का लगातार सीमा विवाद काफी खतरनाक है। चीन सोचता है कि ये उनका क्षेत्र है, इसीलिए उसे नाम बदलने का अधिकार है। इससे समझ आता है कि चीन विस्तारवादी नीति को अपनाता है और ये बहुत खतरनाक है। भारत की तरह चीन ने जापान के इलाके पर भी दावा किया हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। जापानी फेलो ने कहा कि जिस द्वीप को हम सेंकाकू कहते हैं उसे चीन दियाऊ के द्वीप कहता है और यहाँ पर चीन को लगता है कि उसे नाम बदलने का अधिकार है। ये सैन्य प्रदर्शन भी करता रहता है यहाँ पर चीन। तो इसी के साथ उन्होंने कहा कि पड़ोसियों के खिलाफ न केवल सैन्य कौशल का उपयोग कर रहा है बल्कि दूसरों के क्षेत्रों का शोषण भी कर रहा है। और इसी के साथ भारत के समर्थन का भी ऐलान करते हुए कहा है कि चीन का मुकाबला की तैयारी करें।